प्लीज पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन्स के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो मैं एक वन शॉट लेकर के आई हूँ, प्रैंक कॉल प्रेगनेंसी वाली। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से एक कॉल जाता है, जिसे रिसीव करते ही कहता है हेलो। सामने से कॉल उठाने वाले पर्सन ने कहा था ये। तो दूसरी तरफ से जिसने कॉल किया था वो कहता है हेलो, सुनो, मैं ना बहुत बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर दूसरा शख्स कहता है व्हाट द हेल, क्या कह रही हो तुम। दूसरी तरफ से जो शख्स था वो कहता है मैंने ना एक लैंडलाइन से कॉल किया है। तुम्हें पता है मेरे डैड मेरे डैड मुझ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तुम्हें पता है आई एम प्रेग्नेंट। और ये मेल प्रेगनेंसी है। आई एम प्रेग्नेंट। तुमने क्यों किया। तुमने तुमने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ। तुम खुश रहना, ठीक है ना। मुझे हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो मेरी बात। हेलो और इतना बोलकर कॉल कट जाता है। सामने वाला शख्स कहता है हेलो, हु द हेल आर यू। हेलो हेलो हेलो, हेलो देयर यार, स्टिल देयर हियर, हेलो। बट तब तक कॉल कट चुका था। उसके बाद कॉल काट देने के बाद जो शख्स कॉल किया था वो दांत फाड़ के सर हमने अच्छा किया ना। तो कहता तुमने अच्छा किया, आज का काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो तुम जॉब के लिए हायर किए जाते हो। तो कहता थैंक यू सर। तो वो कहता हाँ बीइंग तुम सेलेक्ट किए जाते हो। तुम्हें पता है तुमने कितने अच्छे से पोपट बनाया। वैसे तुमने किसको कॉल लगाया था। कहता सर नंबर ये है। जब वो शख्स नंबर देखता है तो कहता ये किसको तुमने कॉल लगा दिया। तो विंग कहता है सर आपने जो नंबर दिया था वही तो है। कहता नहीं देखो इसमें तुमने एक डिजिट गलत डाला है। यहाँ 6 की जगह पे 9 होना था और तुमने 6 डाल दिया। विंग कहता क्या क्या, मैंने गलत आदमी को कॉल लगा दिया। सर अब क्या होगा। तो कहता कोई नहीं, वैसे भी हमारा काम आरजे का है तो ऐसा होते रहता है। अगर सच में किसी के साथ नाइट स्पेंड किया होगा तो उसे डर लगेगा कि उसने किसी प्रेग्नेंट कर दिया, और अगर ऐसा नहीं किया होगा तो एक प्रैंक कॉल समझ के वो खुद ही भूल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से याद रखना। विंग अभी भी उस स्क्रीन पे उस नंबर को देख रहा होता है। वो नंबर मानो उसके दिमाग में छप गई थी, जहन में छप गया था। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अपने मन में कह रहा था और प्रे कर रहा था गॉड अगर मैंने किसी को छेड़ दिया है तो प्लीज वो मुझे छोड़ दे, वरना मेरा तो केकेपीआई होना सुनिश्चित है और मैं इस दुनिया से ऊपर जाना तो मेरा तय है। और मन ही मन वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है एंड देन भगवान को प्रे कर रहा होता है। उसके बाद उसकी जो बॉस थे कहते हेलो कहाँ खो गए तुम, अब तुम्हारा काम है सॉन्ग्स प्ले करना एंड देन बीच बीच में इसी तरीके से सभी से प्रैंक करना, ठीक है ना। विंग कहता है ओके सर मैं समझ गया। और इतना बोल करके विंग अपने सीट पे चला जाता है बैठने के लिए। विंग एक आरजे है जो कि चाइना में रेडियो मिर्ची में काम करता है, तो कह सकते हैं आरजे विंग। और वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लड़का है। प्रैंक करना, मस्ती करना, बातें करना उसे बहुत पसंद है। और अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों जैसे कि मैं लोगों को इम्प्रेस करना भी उसे बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए उसने आरजे का जॉब ढूंढा। आज पहले ही काम के दिन उसने अपने बॉस को इम्प्रेस तो कर दिया, पर कोई था जिसे उसने नॉट इम्प्रेस किया बल्कि उसे डिप्रेस्ड किया था। तो अब क्या होगा इस डिप्रेशन का अंजाम हम आगे देखेंगे। विंग बैठा हुआ था, हर लोगों की फरमाइश पे वो एक सॉन्ग्स प्ले कर रहा था एंड देन उसके लिए रिगार्डेड वो सॉन्ग्स ला रहा था, चला रहा था। जैसे उन लोगों को पसंद आ रहे थे वैसे वैसे वो चला रहा था। इसी तरह से उसका दिन बीत गया था, लेकिन जिस शख्स को उसने कॉल किया था वो कहता है वान ट्रेस करो इस नंबर को और पता करो किसने कहा है ये और कौन है जो मेरे साथ प्रैंक करना चाहता है। वान कहता है बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक प्रैंक कॉल हो और कुछ भी ना, क्योंकि नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है। आई मीन कि वो कर सकता है, हम कर नहीं पा रहे हैं। वांग जी, जो कि ये हमारा वांग जी ही था और विंग ने वांग जी के हत्थे चढ़ने वाला है वो, और वांग जी को कॉल लगाया था, वो भी प्रैंक कॉल। वांग जी वांग को घूर कर देखते हुए कहता है वान मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है, मैंने कहा है कि किसने मेरे साथ ऐसी हिम्मत की है, इसीलिए पता करो कि कौन है जो मेरा ना फक किया, वो मुझसे प्रेग्नेंट भी हो गया
और उसके डैड उसे फांसी पे भी लटका रहे हैं। हाँ, अगर उसके डैड ने उसे छोड़ दिया तो मैं उसे फांसी पे लटका दूंगा। भाई साहब, हुआन अपने बॉस की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर के वो डर गया। सर कहता है, जी सर, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोल करके हुआन बाहर आ जाता है और अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए कहता है, हाँ, रोज रोज मैं सीएमराज के साथ काम नहीं कर सकता। ये तो उस पता नहीं प्रैंकर का क्या ही हाल करेगा। हाँ, और इतना बोल करके वो आ जाता है आईटी डिपार्टमेंट में और बोलता है, इस नंबर को ट्रेस करना है, ट्रेस करके मुझे बताना है। वो जो आईटी डिपार्टमेंट का था वो कहता है ओके। वो ट्रेस करता कहता है सर, ये तो आरजे का है, आई मीन कि ये चाइना का जो रेडियो स्टेशन है वहाँ का है। हुआन लेता है सारा डिटेल्स और आ जाता है वापस से वांग जी के ऑफिस में। विदिन 10 मिनट्स आने के साथ कहता है सर, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। उसके बाद वो फाइल देता है और कहता है सर ये देखिए, ये चाइना के रेडियो स्टेशन का नंबर है, बट किसने कॉल किया था नहीं पता, हो सकता है कि किसी ने प्रैंक कॉल किया हो। सो आप हम क्या करने वाले हैं। वांग जी कहता है गुड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पता करो कि इस टाइम पे कौन लाइव आता है और कौन आरजे प्लेइंग करता है और कौन इस टाइम पे वॉक कर रहा है। हुआन एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहता, क्या क्या कहा सर आपने। वांग जी कहता है, मैंने कहा ये पता करो कि इस वक्त कौन कौन है जो काम कर रहा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करके सहारा के रेगिस्तान में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर वहां जाकर के तुम पानी और पेड़ पौधों को ढूंढते रहना। क्या वो ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए या फिर इस शख्स को ढूंढना। वान हुआन के तो पसीने छूट रहे थे। अपने पॉकेट से बेचारा रुमाल निकालता और कहता है ओके सर, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर बेचारा पैनिक होता हुआ बाहर आता है और सीधे सोयांग के ऊपर बम्प अप होता है। सोयांग उसे लेकर गिर गया हुआ था और उन दोनों के बीच में ऐसा सीन बना हुआ था, पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है, जान की भी अनजाना कैसा तेरा यार है ओ। ये वाला सीन चल रहा था। सुयांग हुआन के आंखों में घुसा हुआ था और बेचारा हुआन हमारा डर के मारे वो तो थर 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 कांप रहा था और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे। कहता आहा, मुझे हबी बुलाओ हबी। ठीक है, मैं तो तुम्हारा हबी बनने के लिए भी तैयार हूँ, बदतमीज क्या होता है। इतना बोलकर वो दोनों खड़े होते हैं और स्वयं उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है, वैसे हुआन क्या तुम ठीक हो, क्या फिर से तुम्हारी वाट लगी है। कहता तुमसे मतलब मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है, स्वयं उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे दीवार पर पिन करते हुए कहता है, एक जगह खड़ा रहो वरना क्या बटरफ्लाई की तरह ऐसे ऐसे उड़ते रहते हो। वहन कहता है, ये क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम। हाँ, मुझे छोड़ो, जाना है मुझे। वहन कहता है, हे जस्ट अ वेट मिनट ओके। इतना बोलकर उसके टाई को और शर्ट को ठीक करता है उसके नीचे से भी और कहता है परफेक्ट, अब जा सकते हो। और इतना बोल देता है, वो दूर खड़ा हो जाता है। वहन जो कि अब बेचारा अपने शीशे को ठीक कर रहा था, आई मीन चश्मे को, और कहता है मैं जा रहा हूँ। तो स्वयं कहता है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाँ तो जाओ ना, मैंने पकड़ा थोड़ी ना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़ू। तो बोल सकते हो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, मुझे बताओगे। खान कहता है बेशरम, हाँ दुष्ट मानुस। इतना बोल करके वहां से निकल जाता है वो। वहीं कैबिन में हमारा जो लानवांग जिया था वो पैन के साथ ना निप के साथ खेल रहा था, टक 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 कर रहा था और कहता है, आरजे हु आर यू। हाँ, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे, तुम्हारी स्वीट स्टॉक, आई लव दैट साउंड्स। और वांग जी को यहाँ विंग के साउंड से ही देखो अटैचमेंट हो रही है और कहता है, तो अब मैं ये मेलोडियस साउंड्स पूरी लाइफ सुनना चाहूंगा। इतना बोल करके वो एक डेवलप स्मैक दे रहा होता है। उसके बाद जो हमारा खान था वो वापस से उस स्टेशन आता है और आने के साथ वहाँ के जो डायरेक्टर थे उससे बात करता है। वो डायरेक्टर को नहीं पता था कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है। फिर वो एक स्टाफ को बुलाता है और सबसे पूछता है कि आज इस टाइम पे कौन काम कर रहा था। और वो मॉर्निंग ने आफ्टरनून का 3 बजे का टाइम था जिस टाइम पे उसे कॉल आया हुआ था वांग जी को। तो वो बता देता है। तो उसे पता चलता है कि एक न्यू बॉय हायर हुआ है, उसका नाम वी वुसियान है। इतना बोल करके उसकी सारी डिटेल उसे दे देता है हिवांश वान। सारा डिटेल उस डायरेक्टर से लेता है जो कि उस स्टाफ बॉय ने दिया हुआ था और ला करके वो वांग जी को दे देता है। वांग जी के सामने अभी विंग की पूरी तस्वीर थी। विंग, उसका बाल बहुत ही खूबसूरती के साथ नहीं बोल सकते, मतलब फ्रैंकी हेयर था उसका। उसने टी शर्ट के ऊपर जैकेट डाला हुआ था और अपने एक पैर को उठा करके फ्लाइंग वाला स्टेट में उसने सेल्फी लिया हुआ था और वही पिक्चर वो प्रोफाइल पे लगाया हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट फनी एडोरेबल लग रहा था।
उसे देखते हुए वांग जी कहता है, ओह तुम तुम बोलने के साथ साथ दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और फिर वांग जी वो हुआन से कहता है, मुझे इससे बात करनी है, तो इसका कॉल डिटेल निकालो, जैसे भी निकालना पड़े मुझे निकाल के दो। वान वान कहता है, ओके सर, और कुछ? तो वांग जी कहते हैं, अगली मीटिंग की तैयारी करो, सो नाउ लीव। इतना बोलना था कि हुआन बेचारा फिर से पसीना पोंछता हुआ बाहर आ जाता, कहता है, इस यमराज के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता भाई, ये मुझे सहारा भेज दे वही अच्छा है, मेरी तो सांसें अटक जाती है। फिर हुआन की जाने के बाद वांग जी विंग को देखते हुए एक डेविल स्मैक कर रहा था, एंड देन उसकी प्रोफाइल के ऊपर में अपने पूरे हैंड को चलाते हुए कहता है, क्या तुम मौलिफ और बोलने में ही अच्छा हो, या फिर जब तुम मेरे नीचे तड़पोगे, छटपटाओगे, मॉर्निंग साउंड्स निकालोगे और मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, तब कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ, वैसे तुमने मुझे ऑलरेडी फादर बना ही दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वी मुस्कान इतना बोलकर वो एक डबल स्मैक दे रहा होता है। अब वांग जी और घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सीधे शावर लेता है। शावर लेने के आने के बाद वो अपने बाल को सुखाते हुए वापस से विंग के प्रोफाइल को चेक कर रहा था। वो चेक कर रहा था और उसको देख करके एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। उसी प्रोफाइल में एक नंबर था जिसे देखकर वांग जी एक आहें भरता है, फिर टॉवल्स को अपने नेक पे रख लेता है एंड देन कॉल लगाता है। कॉल सीधे विंग के पास था। वहीं विंग, जो कि बहुत ज़्यादा थका हारा हो गया था, वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। उसके पॉकेट में रिंग बज रही थी, लेकिन वो अपना की कार्ड निकालता है एंड देन डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और अंदर आने के साथ ही सोफा पे लेन होता है। हालांकि वांगजी ने एक बार कॉल किया और जब उसने नहीं उठाया तो उसे गुस्सा आ रहा था और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा कॉल पिक ना करो। फिर वो दोबारा से लगाता है। विंग, जो कि बदहास दोनों अपने हाथों को सोफा के ऊपर टिकाए हुए बैठा हुआ था, फिर जब देखता है कि उसका फोन बर बर करके बज रहा है, तो वो फोन निकालते हुए कहता है, हेलो कौन? उधर से वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे बेबी का पापा बोल रहा हूँ। ये सुनकर भाई साहब विंग फटाक से उठ के बैठ जाता, कहता, कौन? वांगजी कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे बेबी का पापा बोल रहा हूँ। विंग कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। वांगजी कहता है, सीरियसली? तो अब हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शादी करके बच्चे कर लेने चाहिए? जिस तरह से तुम सुबह में मुझे, दोपहर में मुझे बोल रहे थे कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल करके वांगजी कॉल कट कर देता है। भाई साहब, दोपहर में तो वांगजी ने जैसे तैसे करके विंग की सारी जन्म कुंडली निकलवा ली हुई थी, तो वो रिलैक्स था। मतलब हलचल उसके अंदर भी थी लेकिन वो शांत था। लेकिन विंग, उसकी दुनिया तो पूरी उल्टी हो गई थी और कहते, क्या कहा इसने? और वो फोन स्क्रीन पर देख के बोला था, हेलो 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 सर। और बोल रहा, सर हेलो, कौन है आप? हेलो सर, मैंने उसे प्रैंक किया था, मैं आरजे हूँ। लेकिन कॉल कट चुका था। विंग फोन रखते हुए कहता, ये क्या था? उसने क्या बोला कि वो दोपहर में मैंने जिसको कॉल किया था? फिर वो अपना नंबर निकालता है जो उसने किया हुआ था और उस पर ये नंबर देख के शॉक, और कहता है, क्या क्या उन्होंने मुझे कॉल किया? मतलब मतलब क्या वो मुझसे बदला लेने वाले हैं? वी, तूने अपने पैर के ऊपर नहीं, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा है तुमने, लो भुगत लो। अब कौन होगा वो? अगर माफिया हुआ तो तेरा सर काट के बीच सड़क पे लटका देगा, और डॉक्टर हुआ तो तेरी किडनी बेच डालेगा। क्या कौन हो सकता है वो? और वो फिर कॉल लगाने का ट्राई कर रहा था। वांगजी का फोन बर 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 बज रहा था और वांगजी एक डबल स्माइल के साथ में उस फोन नंबर को देख रहा होता है और वापस से अपने बालों को सुखा रहा होता है। बेचारे विंग ने इतने ही देर में 10 बार कॉल कर दिया था। फ्रस्ट्रेशन का लेवल पार होते ही विंग वो फोन वहां पे फेंक करके था, मैं नहीं कर रहा फोन अब यार, मैं कहाँ फंस गया। फिर वो अपना फोन उठाता है, अर्नी हुसैन को जियान चेंग के दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लेते हुए कहता है, ये के बच्चे आ जाए, देखो ना बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। फिर वो बता देता है कि उसने एक प्रैंक कॉल किया था जिसमें उसने बोला था कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, एंड देन वो कट गया था क्योंकि आज उसके जॉब था और इंटरव्यू में उसे कुछ ऐसा करना था, तो गलती से उसने एक डिजिट गलत डाल दिया था और वो नंबर किसी को लग गया। अब पता नहीं वो कौन शौक से, और वो बोल रहा है कि वो उस बच्चे का पापा बोल रहा है, एंड देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। मैं क्या करूँ?
जियांगजिंग और नी हेसंग पहले तो पीठ पकड़ के खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं और खूब हंसते हैं। फिर हंस लेने के बाद कहते हैं, ऐसे ब्रो, उसने तो सच ही कहा था, अगर तेरे साथ कोई भी नाइट स्पेंड करेगा तो तू तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगा पक्का। फिर तो हो तेरे बच्चे का बेबी फादर तो बनेगा ही ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है, किसी किसी को भी बना ले। विंग कहता है, अरे यार मेरी यहाँ पे सामत आई हुई है और तुम लोग को हंसी आ रही है, कैसे निकम्मे दोस्त हो यार। हाँ, साले सोल्यूशन देने के बजाय दांत फाड़ रहा है। ऐसे वो बोल रहा होता है तो नी हसन कहता है, "हाँ, वैसे सच कहो ब्रो, तो कौन था वो, मतलब वो हैंडसम बंदा तो था ना, या तूने किसी बुढ़े को तो नहीं पटाया ना। विंग कहता है, हाँ मम्मी मत डराओ यार मुझे, अगर वो 40 50 60 साल का बुढ़ा हुआ, मुझे शुगर डैडी नहीं चाहिए। तो जांगचिंग कहता है, तो शुगर डैडी पटाने में क्या प्रॉब्लम है ब्रो, तुझे देख पैसे के सींच पे सुलाएगा, तेरे बच्चे को अच्छे फ्यूचर्स मिलेंगे और साथ में तुझे आंटियां भी तो मिलेगी। हाँ 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 हाँ। विंग कहता है, चुप करो कम वक्त, तो सोल्यूशन देने के बजाय ऐसे ऐसे नमूने पेश कर रहे हो कि मेरी तो हार्ट वैसे ही फेल हो जानी है। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग। और वो ऐसे रो रहा होता है। उसके बाद पहले वो दोनों दांत फाड़ के हंस लेने के बाद कहते हैं, ओके हम आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर वो लोग घर आते हैं, साथ में कुछ चखना और कुछ ड्रिंक्स भी लेके आते हैं। फिर सभी लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं एंड देन बकवास बाजियां कर रहे होते हैं। निहसंग कहता है, तूने जानबूझ के उसको फंसाया ना, वाह, तुझे शुगर डैडी चाहिए था। हाँ मुझे पता है, तू उसका शुगर डैडी नहीं, वो तेरा शुगर डैडी बनेगा। बिंग जिसको इतना ड्रिंक करने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा था, वो कहता है, अबे साले कमबख्त, तो क्या बोल रहे हो तू। हाँ, मुझे शुगर डैडी नहीं चाहिए। मुझे बेबी का फादर भी नहीं चाहिए। आज ही तो मेरी नौकरी लगी है, मेरी नौकरी खाएगा तू। और वो मेरा बच्चा, मैं उसके बच्चे को जाके खा जाऊंगा, देख लेना। जंगजी की था, बच्चा चोर, बच्चा खाने वाला चोर, बच्चा खाने वाला चोर। विंग एक लाख मारता जियांग चंकर कहता, होश में आ, होश में आ तू, होश में आ, तू मेरा दोस्त है या उसका, किसकी साइड ले रहा है बे। तो जंग जी कहता है, मैंने कहा कि तू बच्चा खाने वाला चोर है। विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं तो पड़ोसी के बच्चे खा जाता हूँ ना, इसलिए तो तुझे ऐसा लगता होगा। हाँ। और वो तीनों ऐसे ही बलगर वाले ते कर रहे होते हैं। विंग अपना इधर रासलीला आजमा रहा होता है, उधर वांगजी जो कि बेड पे लेटा हुआ था और बार बार विंग के नंबर को देख रहा था, उस पिक्चर को देख रहा था और कहता है, आई एम बेबी फादर टू। वैसे क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो सकते हो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, और अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा ताकि तुम मेरे बेबी को कैरी करो। वैसे मेरे वेट वॉर्मर्स थिंग के लिए तुम ही रहने वाले हो। और इतना बोल करके वो करवट लेता है एंड देन आंखें बंद करके अपनी रंगीन दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो विंग को बहुत बुरी तरीके से मसल रहा था। विंग लाइक आ ऊ ई की साउंड्स निकाल रहा होता है। और बेचारा हमारा वांग जी, उसको नाइट फॉल हो रहा था और अपनी उठ के फुट बैठ जाता है जब वो मॉर्निंग में देखता है कि उसके पैर पूरा का पूरा गीला हो चुका था और कहता है, ओ माय गॉड, मतलब सोचने के साथ ही मेरे साथ ये हो रहा है, तो जब मैं उसे मसलूंगा तो कैसा लगेगा। और वो बहुत ही ज्यादा मतलब एरोटिक्स बातें कर रहा था एंड देन खुद से ही बोल रहा था, नाइस, इतना बोल करके वो वॉशरूम चला जाता है, नहाता धुलता है एंड देन वापस से ऑफिस चला आता है। वहीं विंग जो कि पांडा बना हुआ था और जियांग सिंह को नीहा सिंह को वापस से 1 लाख मारते हुए कॉल्स करते हुए जाता है नहाने। तब तक नीहा सिंह भी उठ गया हुआ था और सबके लिए कॉफी बना रहा था। और जियांग सिंह आकर के विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, बेबी ब्रो, तूने किस सुगर डैडी को पटाया। हाँ मेरा सर फट रहा है। विंग मुंह धो रहा था और मुंह धोते धोते उसको एक कोहनी मारता कहता, तू मेरे को बेबी ब्रो मत बुलाया कर, लोग गलत वे में लेंगे। और ऊपर से मैंने पता नहीं किस सुगर डैडी अंकल बुढ़ा क्या बोलूं, मैं किसको पटा लिया मुझे भी नहीं पता। अगर उसने मुझे वापस से कॉल किया तो इतना बोलना हुआ ही था कि विंग के फोन पर रिंग बजना शुरू, और विंग और जैंगजिंग दोनों चीखते हैं और एक साथ भाग के बाहर आते हैं। और सच में वह मुझे उसको कॉल कर रहा होता है। विंग फोन नहीं उठा रहा था, जियांगजिंग फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। जियांगजिंग की वॉइस सुनकर के वांगजी को जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहता है, वो कहाँ है। जियांगजिंग कहता है, तुम्हें क्या काम है उससे, हाँ कौन है तुम। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वो एक आरजे है और गलती से उसने तुम्हारा नंबर लगा दिया था। वो एक प्रैंक कॉल था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसका, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। वांगजी एक ही बात रिपीट करते हुए कहता है, मैंने कहा कहाँ है वो। जियांगजिंग कहता है, वो हेलो अंकल, अंकल टाइप्स बुढ़े, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा। तुम जो भी हो, 40 50 60 साल के बुढ़े जो भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, शुगर डैडी टाइप्स अंकल,
वो कमिटमेंट में है, सिंगल नहीं है, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए दूर रहो। और हाँ, दूसरी बात, उसने कहा ना, आई मीन कि मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक प्रैंक कॉल था, तो ये भूल जाओ। वांग जी कहता है, ओह रियली, मैं भूल जाऊँ? उसने कहा कि वो मेरे बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है, तो तुमने कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो सकता है कि वो बेबी मेरा हो। जियांगजिंग और विंग दोनों हाँ करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग का तो हालत खराब, उसका तो मन कर रहा था कि वो यहीं खड़े खड़े चूचू कर दे। और फिर वो कहता है, मुंडी हिलाते, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ भाई, वो ऐसा बोल रहा था। जियांगजिंग इशारा देते हुए कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो कहता, देखो अंकल टाइप्स बुड्ढे, आई मीन बुड्ढे टाइप्स अंकल, वो किसी से प्रेग्नेंट नहीं है, वो एक आरजे है और उसने एक प्रैंक कॉल किया था। तो ऐसा मत सोचो कि वो किसी से भी, आई मीन कि वो तुम्हारा या किसी का भी, वो ऐसा कुछ नहीं है। वंग जी फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, इसलिए उससे कहो कि अपने काम पर जाने से पहले 11 बजे सनलाइट कैफे वहां आ जाए। इतना बोलकर वांग जी कॉल कट कर देता है। जियांगचेंग गालियां देते हुए कहता है, अबे तू क्या अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? तब तक फोन बेप 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 करके बज रहा था। जियांगचेंग और विंग दोनों ब्रश निकाले हुए था, वही नी हुसैंग जो कि बाहर खड़ा था, उन लोग स्पीकर पे सारी बातें सुन रहे थे। वो उसका पूरा मुंह खुला हुआ था, हाथ में चाय का ट्रे था और अपनी जगह पे जमा हुआ था वो। और इतना ही नहीं, जैसे ही जियांगचेंग और विंग उसको तरफ देखते हैं, उसके हाथ के जो ट्रे थे वो कपा रहे थे, और कहता है, विंग क्या सच में वो बेबी का फादर है? मतलब तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो? मतलब कि उसने कहा। तो दोनों भाग के आते कहते, हे नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ यार, मैंने ओनली फॉर प्रैंक किया था। उसके हाथ से कप गिर जाता है, नीचे बैठ जाता है और वो कहता है, "हम्म, अब क्या होगा? क्या वो हम सबको फांसी पे लटकाएगा?" विंग कहता है, तुझे क्यों लटकाएगा? तो कहता है, हम सब भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। तो कहता, तुम मेरे साथ रहते थोड़ी हो, दोस्त हो मेरे। नी सिंह कहता है, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है ब्रो, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो जियांगछेंग एक लात मारते हुए कहता है, इसलिए तूने कॉफी गिराई, दोबारा से जाके तू बनाएगा और कप भी उठा के लेके जाएगा, अब पोछा भी तू भी लगाएगा। नी सिंह कहता है, तुझे पोछे की पड़ी है, इसकी लाइफ पोछा बन गया है और इसके पीछे से पोछा ही बनने वाला है। जियांगछेंग और नी सिंह दोनों ऑकवर्ड देखते हुए कहते हैं, क्या क्या कहा तूने? नी सिंह कहता है, कुछ नहीं ब्रो, जब पता चलेगा तुझे कैसे पड़ती है हाथ पीछे तो पता चल जाएगा। इतना बोल करके बेचारा शॉकिंग हो करके वापस से किचन में जाता है और कॉफी बनाने का प्रिपरेशन करते हुए, मतलब वो चीनी की जगह पे नमक डाल रहा, चाय पत्ती की जगह पे ना सरसों डाल रहा, एंडल डाल देने के बाद बोल रहा, विंग तुम्हारी लाइफ तो गो टू हेल होने वाली है, क्योंकि वो तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने हाथ मारेगा, इतने हाथ मारेगा कि तुम्हारा बच्चा भी रोते हुए बाहर ही आएगा। और वैसे करते हुए कॉफी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांगचिंग और विंग दोनों एक दूसरे को हक्का बक्का होकर देख रहे थे और कहते हैं, अब क्या करूं, क्या मुझे जाना चाहिए? जियांगचिंग कहता, पहले रेडी हो जाता हूँ, ठीक है ना? फिर वो उस, हालांकि उसने नी सिंह को बोला था पोछा लगाने के लिए, लेकिन वो तो शॉकिंग होकर चला गया था बाहर। फिर जियांगचिंग ये सारा कुछ क्लीन करता है, मैं इसको डस्टबिन में डालता है, देन पोछा मारकर आता है, कहता है कॉफी बना ली। नी सिंह हाथ कप कपाते हुए आता है, खट 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 करते हुए जियांगचिंग के सामने वो कॉफी रख देता है, कहता है हाँ पी लो। जियांगची एक हाथ मारता है उसके सर पे, कहता है, अबे घोचू ये क्या बनाया तूने? कहता है, कॉफी बनाई यार, क्या बनाई है? कहता है, देख क्या बनाई है तूने भाई साहब, वो उसमें उस कॉफी में ना तेल छता रहा था। और कहता है, तूने चीनी डाली ना? कहता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या डाली। जियांगचिंग जैसे मुंह में लेता वो थु 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 करके उगलना शुरू और कहता है, अबे तेरी मत मारी गई है, तूने नमक क्यों डाला? वो कहता है, अरे यार मुझे टेंशन हो रहा है विंग का, मुझे मुझे डर लग रहा है कहीं सच में उस इंसान ने इसको प्रेग्नेंट कर दिया तो। विंग कहता है, चिल गाइस, वैसे मैं जा रहा हूँ, अगर खतरा दिखे ना तो मुझे लेने आ जाना, ठीक है ना? ऐसे वो कैफे बोला है तो जियांगचिंग कहता है, अरे यार वो 5 स्टार कैफे है, हमें अंदर जाने देंगे क्या? कहता है, बोलना कि मेरे फ्रेंड है तो आ जाएंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके सभी रेडी होते हैं और 11 बजे का टाइम दिया था तो सभी पहुंच गए थे। वो दोनों टैक्सी में बैठे हुए थे और बोलते हैं कि तू जा, 10 मिनट में तू बाहर नहीं आया ना तो हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। विंग हिम्मत जुटा करके अंदर आता है तो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोलता है कि मुझे टेबल नंबर इतने पे जाना है। और रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर आपके लिए एक पूरा का पूरा रूम बुक किया गया हुआ है प्राइवेट। तो कहता, क्या कहा, प्राइवेट रूम? तो कहता हाँ सर आइए दिस वे। इतना बोल करके वो विंग को लेकर के आता है।
विंग उस रूम के सामने खड़ा था और हाथ कांप रहा था उसका। वो जो रिसेप्शनिस्ट थी कार्ड देते हुए कहती, सर आपको इस रूम के अंदर जाना है। विंग कहता, क्या सच में मुझे इसके अंदर जाना है? वो कहता, यस सर। इतना बोल करके विंग वो कार्ड लेता है और बाहर मतलब उस रूम को देख रहा होता है और कहता, क्या वो इतना ज्यादा अमीर है कि मुझे इतने बड़े लग्जरियस कैफे में बुलाया, एंड देन अब ये प्राइवेट रूम भी बुक किया मेरे लिए। मतलब क्या वो सच में शुगर डैडी, मतलब बुढ़े टाइप से अंकल होंगे? नहीं, और वो फ्लैशबैक देख रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा है कि वो रूम के अंदर गया, एंड देन वो जो बुढ़ा होगा वो हाथ में शैम्पेन का ग्लास लेके आएगा, एंड देन कहेगा, हाँ, तुम बहुत यंग हो, मुझे सेटिस्फाइड करने में अच्छा लगेगा, चलो। और इतना बोल करके विंग को वो कपड़े उतारेगा, एंड देन उसके साथ शुरू करेगा, और विंग सीधे चिल्लाएगा नहीं, और वो बाहर चिल्ला रहा था नहीं, वो भी बहुत जोर से, और अपने हाथों को ऊपर करते कहता, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं मुझे छोड़ो। तभी वो डोर ओपन होता है बिना की कार्ड लगाए ही, और वो जब डोर ओपन का साउंड सुनता है तो अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आता कहता है, ये मैं सपना देख रहा था। फिर वो देखता है कि डोर खुला है, फिर वो धीरे से अंदर करता है, और जो कि हमारा वांगजी ही था उस रूम में, वो दीवार लग के खड़ा था, लेकिन विंग अंदर इन कर गया था। विंग अंदर आता है और मुंडी झुकाकर बोलता है, हेलो सर, मैं मेरा नाम वी बुजियान है, मैंने बस एक प्रैंक कॉल किया था, और मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मेरा इंटरव्यू था और मुझे कॉल करने के लिए दिया गया था, मेरी गलती थी सर, मैंने गलत नंबर लगा दिया, और आई एम सॉरी सर, पर मैं एक लड़का हूँ तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना सर, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, आप कहाँ हैं? और वो पूरा उस रूम का ना मुआयना कर रहा था, लेकिन वांगजी तो दीवार लगे खड़ा था और स्माइल कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है और उसके कमर से रैप करते हुए उसे अपनी केज में लेते हुए कहता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि अचानक से वांगजी ने अटैक किया था उसके ऊपर। विंग कहता है, हाँ, और उसके दिमाग में अभी भी चल रहा कि ये कोई 40-50 साल का बुड्ढा है जो उसको इस तरह से कर रहा है हैरेस। सर, आप जैसा सोच रहे मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मुझे लड़कियां पसंद हैं ना कि लड़के, तो आप मेरे साथ कि मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता सर। वांगजी एकदम हस्की वॉइस में उसके कान में कहता है, पर मैं तुम्हें कर दूंगा सेटिस्फाइड। विंग, उसके मुंह से अपना नाम सुन करके विंग, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन पूरा ब्लैंक हो गया था, और उसके हाथ दोनों अभी भी वांगजी के हैंड के ऊपर थे, और कहता है धीरे से, हाँ, कौन? तभी वांगजी उसे पलट करके उसे वापस से कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करता है, और विंग के दोनों हाथ वांगजी के चेस्ट पर थे, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली हुई थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो 50 साल के बुढ़े को नहीं देख सकता। वांगजी उसके फेस पर से बाल हटाते हुए उसके फोरहेड को किस करता है, एंड देन कहता है, ओपन योर आईज माय लिटिल डॉटर। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग पहले तो एक आंख खोलता है, फिर दूसरा आंख खोलकर सामने देखता है, और अपने मन में कहता है, ओह, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, मतलब कि मैं बेकार ही डर रहा था, ये तो मेरी ही एज का लग रहा है। और यहाँ पे विंग ना 22 साल का है, और वांगजी 25 साल का है, और सच में इसके कपड़े तो देखे कि इसने ब्रांडेड सूट पहना हुआ है, और साथ में ये ब्रॉच, और ये ब्रॉच पे जो डिजाइन है ये तो लेंस की लोगो है। क्या ये लेंस है? मतलब क्या मेरा सुगर डैडी एक लेंस होने? फिर अपने मन को, अपने मुंडी को हिलाते हुए कहता, ये मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा सुगर डैडी हो? इतना बोल करके अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए वो अभी भी वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए अपने नोच को विंग के नोच से रब करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरा घूरकर हो गया हो तो क्या हम बातें करें? विंग कहता है, ओके, और वो मुंडी हिला के बोल रहा था। वांगजी फिर उसे छोड़ देता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है, फिर एक हाथ से पकड़ते हुए उसे ला करके टेबल पुल करता है, राजशाही वाली ठाट बाट दे रहा था उसे, एंड देन उसे वो बिठा देता है, फिर सामने वाले टेबल पे जाके बैठ जाता है, फिर विंग के हाथों को अपने हाथ में उठ करके पकड़ता है, ले लेता है, और उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ चला रहा था। विंग तो अभी कॉन्स्टेंटली वांगजी के फेस को देख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो कर रहा था, वो इतना ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था, उसका परफेक्ट बॉडी शेप, गेस्चर, वो जो ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड शोल्डर, वो सब था, वो विंग अपनी आंखों में बस उतार रहा था, बसा रहा था। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है विंग?
विंग कहता हाँ हाँ। फिर कहता नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। भांग जी एक स्माइल देते हुए कहता रिलैक्स करो। फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है और विंग के शोल्डर पर आकर के पीछे से ना ऐसे धीरे धीरे करके टैप कर रहा था, जिससे विंग ना मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। भांग जी को हार्डन फील हो रहा था, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम विंग है? विंग कहता है यस सर। आप? वांग जी कहता है वांग जी, लैन वांग जी। विंग एकदम चीखते हुए कहता क्या? लैन वांग जी? वांग जी कहता है रिलैक्स, हम आराम से बात कर रहे हैं ना विंग। विंग कहता हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ। फिर वांग जी कहता है मैं लैन वांग जी हूँ। विंग कहता है क्या मैंने वो कॉल आपको लगा दिया सर? वांग जी कहता है तुमने रॉन्ग नंबर लगाया था पर राइट पर्सन को विंग। विंग कहता है मतलब सर? फिर वांग जी झुक जाता है और अपना जो चिन्ह था उसके शोल्डर के ऊपर रखते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी को कैरी करो विंग। विंग कहता है क्या मतलब सर? मैं ऐसा वैसा कुछ इससे पहले कुछ बोलता वांग जी वापस से उठ करके अपनी जगह पे आकर बैठ जाता और कहता है तो तुम एक आरजे हो है ना? विंग कहता है जी सर, कल ही मेरी जॉब लगी है और मुझे इंटरव्यू के लिए बोला गया था, तो गलती से मैंने आपका नंबर लगा दिया सर। आई एम रियली रियली सॉरी। और वो उठ जाता है, पूरा 90 डिग्री बो करता है एंड देन वापस से बैठ जाता है। वांग जी उसके पूरे एक्सप्रेशन को चेकआउट करते हुए कहता है ये क्यूट एडोरेबल चॉर्टल तो है ही, बट साथ में बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है। तो मतलब स्वीट इनोसेंट संस्कारी तीनों है ये। इतना बोल कर वो कहता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन विंग। विंग कहता है जी सर, मैं समझा नहीं। वांग जी कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी बेबी को कैरी करो विंग। विंग कहता है सर मैं एक मैन हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? वांग जी कहता है जैसे तुमने कॉल पे कहा था ऐसे ही, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम कर सकते हो विंग। विंग कहता है आपको कैसे पता सर? वांग जी अपने पॉकेट से मतलब कोट के पॉकेट से एक पेपर निकालता है और पढ़ाते हुए कहता है इसे देखो। फिर विंग देखता है, उसमें विंग का पूरा बायोडाटा था एवं डॉक्टर का पूरा लिस्ट हिस्ट्री वगैरह जो था सारा, चेकिंग वगैरह का सारा कुछ पूरा उसमें था विंग का। विंग एकदम शौक होते हुए सारे पेपर को पलट पलट कर देख रहा था। कहता आपने मेरे ऊपर स्पाई करा है सर? वांग जी कहता है तभी वो डोर ओपन होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुके था वो आ गया हुआ था, और साथ में वहाँ पे चाय भी आ गई हुई थी, जाके कॉफ़ी मंगाया था उन लोगों ने, वो आया हुआ था। वो रख के वो बेटा वहाँ से चला जाता है। वांग जी वो बुके लेता है, फिर आता है अपने घुटनों पर बैठ जाता है और विंग को वो बुके पकड़ाते हुए कहता है विल यू मैरी मी? विंग कहता हाँ ये क्या हो रहा है? वांग जी कहता है मुझे ना नहीं सुनना है विंग, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। और इतना बोलकर जबरदस्ती वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है, वो बी को बुके पकड़ा देता है, वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर वांग जी एक कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है पियो इसे। विंग कहता है मैं नहीं पीऊंगा सर। वांग जी कहता है डोंट वरी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। इतना बोलकर वो अपना कॉफी पीने लगता है। बेचारे विंग का तो गला सूख ही रहा था। वो कॉफी जैसे ही एक सिप लेता है, जो कि हड़बड़ा के लिया था, उसका मुंह जल गया था और वो मुंह बना रहा था आरा टेढ़ा। भांग जी फटाक से उसके जो लिप्स पे कॉफी लगा था उसे अपने थंब से क्लीन करने लगता है और कहता है आराम से पियो विंग, तुमसे किसने कहा है हड़बड़ी करने के लिए? पूरी लाइफ तुम्हें मेरे साथ बितानी है। विंग फिर से पैनिक कर रहा था और कहता है सर आप पागल हो गए हैं। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है आपको समझ नहीं आ रहा? एक बार में मैंने कहा मैंने एक रॉन्ग कॉल किया है, मतलब कि मैंने गलती से आपका नंबर लगाया सर, और मेरा काम है लोगों को प्रैंक करना। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई मुझे आकर बोले कि वो मेरे बच्चे का फादर है। और दूसरी बात, हाँ मैं बच्चे को कंसीव कर सकता हूँ, पर मैं आपके बच्चे को कंसीव नहीं करना चाहता सर। मैं किसी के बच्चे को कंसीव नहीं करना चाहता, मैं शादी ही नहीं करना चाहता इनफैक्ट। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है, भांग जी उसके हैंड्स को पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा है क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए? हाँ। विंग उसकी ठंडी वॉइस सुन करके अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देखता रह कहता है व्हाट डू यू मीन सर? वांग जी सीधे विंग को ले जाकर के दीवार पे पुश करता है, उसके दोनों हाथों को ऊपर टाई अप करता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो विंग जो था वो छटपटा रहा था और बॉडी स्थिर नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांग जी उसके बैक को पकड़ लेता है एंड देन उसका स्क्यूज करता है।
विंग के दिमाग में एक ही घंटी बज रही थी कि जब वो आपके पिछवाड़े पे हाथ मारेगा तब आपका रिएक्शन कैसा होगा। वो और भी ज्यादा छटपटाने लगता है तो वांग जी अपना कमर से नीचे का वेट विंग के ऊपर डाल देता है। फिर उसके हाथों को पकड़ता है और उसके जबड़ों को ओपन करके उसे बाइट करते हुए उसे टंग को लिक करना शुरू कर देता है। और बहुत बुरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी लाइफ लाइन अभी की अभी वहीं बसी हुई है और वो उसके टंग को सक कर रहा था, उसके माउथ कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था। हिंग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो जैसे तैसे करके खुद को बचाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। उसके बाद विंग जब छटपटाना बंद नहीं करता है तो वांग जी उससे सेपरेट होते हुए कहता है, मैंने कहा ना हिलना बंद करो, मतलब हिलना बंद करो, डैम इट। इतना बोल करके वापस इसके नेक पे एडम एप्पल को वो बाइट कर लेता है एंड देन वापस से वो सब करना शुरू कर देता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे टप 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 और वो अपने मन में कॉज करते हुए कहता है कि मैंने क्या किया, क्या मैंने रॉन्ग रॉन्ग कॉल करके प्रैंक कॉल करके अपने लिए मुसीबत बुलाई है, मतलब मैं प्रैंक कॉल से प्रेग्नेंट होने वाला हूँ, नो 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 नो। और इतना बोलकर वो मन ही मन चिल्ला रहा होता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके वांग जी को धक्का देने का ट्राई करता है, लेकिन वांग जी तो उस पर टूट पड़ा था, उसकी पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था, उसकी पूरे बॉडी को स्कैन कर रहा था, प्रेस कर रहा था और उसे अपने आर्म्स में अपनी केज में कैद कर रहा था। उसके बाद वांग जी उसे सीधे बैक की तरफ पलट देता है, उसकी पूरे बॉडी को स्क्यूज कर रहा होता है और कहता है इट्स अ परफेक्ट स्लीप। तो तुम ही मेरे बेबी को कंसीव करने वाले हो, लेकिन 1 साल बाद तब तक तुम मेरे लिए वो सभी चीजें करोगे जो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करता है ना टाटा। विंग धीरे धीरे अपनी टूटी हुई सांसों के साथ में कहता है, नहीं मैं नहीं करने वाला, मुझे मुझे जाने दीजिए सर। वांग जी उससे अलग हो जाता है और अपने गुस्से भरी नजरों से जो कि उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी उसे घूरते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ में अपनी मर्जी से आए हो विंग, पर अब मेरी मर्जी से जाओगे तुम। क्या मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल करने के लिए? नहीं ना। तुम्हारी वॉइस सो एलिगेंट, mesmerizing, और तुम्हारी बॉडी आई एम गॉन क्रेजी विंग। और इतना बोलकर वो वापस से विंग को जबरदस्ती अपनी केज में लेता और उसको पूरा चांपे हुए था, उसकी खुशबू को, उसको बॉडी को, सभी चीजों को वो फील कर रहा था। विंग मन ही मन रो रहा था, बहुत ज्यादा छूटने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे बस ओनली पोटेंशली होल्ड किए हुए था, बिना उसकी बातों को जाने उसे कुछ किए और ग्रैब करके रखा हुआ था। 5 मिनट के बाद उसकी पूरे बॉडी को अच्छे से फील कर लेने के बाद वो उसे छोड़ देता है एंड देन कहता है, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर विंग के कपड़ों को ठीक करता है, उसके बालों को ठीक करता है, उसके नीचे से कमर के जो भी निकल गए थे कपड़े सबको टक कर देता है। उसके बाद उसके लिप्स को अच्छे से साफ करता है थंब से, फिर उसके फोरहेड पे, फिर राइट चिक्स पे, फिर लेफ्ट चिक्स पे और फिर उसके लिप्स पे पिक किस करता है। देन कहता है ओ। विंग एकदम गुस्से में तमतमा रहा होता है उसे और वांग जी को धक्का दे देता है, हालांकि वांग जी नहीं गिरता है और वहां से निकल जाता है। विंग दांत पीसते हुए बाहर आ रहा होता है तो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट पे ना जियांगचिंग और नी हिसेंग दोनों लड़ रहे थे कि मुझे जाना है अंदर, मेरा फ्रेंड गया है अंदर और मुझे उसे लेकर के आना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट एक ही बात बोल रही, सर हमारे गाइडलाइंस में नहीं है, हम किसी भी अननोन पर्सन को जिसने बुक नहीं किया है हम अंदर नहीं जाने दे सकते। विंग कहता है, जियांगचिंग, नी हिसेंग, चलो यहाँ से, मेरी लाइफ तो लुट गई, बर्बाद हो गई, बिना इनविटेशन के मेरी शादी भी तय हो गई और मैं बच्चे का बाप भी बनने वाला हूँ। इतना बोलकर वो रोने लगता है तो जियांगचिंग और नी हिसेंग उसके पास भागते हुए आता है, कहता क्या कहा तुमने? कहता मुझे यहाँ से जाना है। फिर वो लोग टैक्सी जो उससे आए थे उसमें बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वांग जी भी अपने कपड़ों को, सभी चीजों को ठीक करके आता है बाहर तो वो देखता है कि वो उन दिनों से बातें कर रहा था तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने सेक्रेटरी हुआन को कॉल करते हुए कहता है, पता करो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इतना बोलकर वो अपनी कार में आके बैठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। बेचारा हुआन भी किसी को लगा देता है उसके पीछे स्पाई करने के लिए। वो तीनों वहां से निकल कर आ गए थे और एक गार्डन में बैठे हुए थे जहाँ पे विंग तो पहले जी भर के खूब रोता है। रो लेने के बाद कहता है, तुम्हें पता है उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और वो 50 साल का कोई बुढ़ा नहीं है, वो मेरे ही एज का है, पता नहीं 22 साल का है या 25 साल का, मुझे नहीं पता, पर उसने कहा कि मुझे मुझे उसकी बेबी को कंसीव
कंसीव करना है, और अगर मैं ना करूँ तो वो ज़बरदस्ती से करा देगा, और उसे पता है कि मैं बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। जियांग चैन, मेरी तो दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गया। शादी से पहले उसने मुझे मुर्गा दे दिया। हाँ। तो विंग कहता है, जियांग चैन कहता है, मुर्गा दे दिया? कहता है मतलब कि मैं मुर्गा हूँ ना, तो वो मुझे अंडा देने वाला है, मैं क्या करूँ? जांग छिंग अपना सर पकड़ते हुए कहता, हे भगवान, मुर्गी अंडा देती है ना कि मुर्गा? विंग कहता, पर मैं तो मुर्गा हूँ ना। मैं अंडा दे सकता हूँ ना, वो मुझे अंडा देने के लिए बोल रहे, मुझे अंडा नहीं देना ना। अब वो रो रहा होता है। नीर सेंग हंसने लगता है, वो उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, और वो कहता है, मुर्गा, अंडा, मतलब हम हम ना आपके बच्चे का नाम भी अंडा ही रखेंगे, कितना अच्छा नाम है ना। वैसे ये नाम थाई लोग यूज करते हैं, अंडा, तो हम आपकी बेबी का नाम भी है। नी सेंग को एक हाथ मारते हुए जांग जिंग कहता है, चुप हो जा, तुझे ऑकवर्ड सिचुएशन में लाफिंग सूझ रही है? कहता है, हाँ तो क्या करूँ, ये सिचुएशन ऑकवर्ड है, पर बातें तो विंग ब्रो ऐसे कर रहा है जैसे कि सच में, मतलब एक मुर्गा अंडा देगा, कैसा लगेगा सोचो तो। और फिर वो हंसने लगता है। विंग वापस से पैर पटकते हुए कहता है, यार मैं नहीं कर रहा, वो सच में सुगर डैडी है, और तुम्हें पता है वो कौन है? वो लैन लैन वांग जी है। नी सेंग और जियांग चिंग दोनों चीखते हुए कहते, क्या? तो कहता, हाँ वो लैन वांग जी है, उसने खुद बताया, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। जियांग चिंग कहता है, ब्रो तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तुझे पता है वो एक मिलेनियर है, उसके बारे में अफवाह है कि वो बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ में है, उसने ये किया वो किया, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, पर किसी को नहीं पता है उसके डार्क सीक्रेट्स के बारे में। वो जल्दी किसी से मिलता नहीं है, किसी को नज़र नहीं आता, इवन ऑफिस के लोग भी उसे कभी नहीं दिखते हैं, मतलब कि वो एक जीता जागता भूत है। तो नी सेंग वापस से हंसते हुए कहता है, भूत की शादी एक मुर्गा के साथ में, भूत एक मुर्गे को प्रेग्नेंट करेगा एंड देन मुर्गा अंडा देगा। उसके बाद फिर वो हंस रहा था। जैंग चिंग कहता, नहीं है, चुप हो जाओ वरना तेरा मैं अंडा निकाल दूंगा। कहता, ठीक है ठीक है। पर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी, वो अभी भी मुंह पकड़ के मुंह पे हाथ रख के हंस रहा था। नी सेंग एक लात मारता इसके प्राइवेट एरिया पे, और उसके अंडे फूट गए थे। वो अपने अंडों को पकड़ते हुए कहता है, गा, आप अंडा देने वाले थे, पर आपने मेरे अंडों को क्यों फोड़ा? और वो बेचारा बैठा हुआ था। जंग जी कहता, अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। इतना बोल करके वो कहता है, विंग 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 विंग, मेरी बात सुन, ठीक है ना? चल हम ना आंट को बताते हैं कि तेरे पास ना एक शादी का रिश्ता आया है, और तू ना शादी करने वाला है। तुझे पता है वो कितना बड़ा आदमी है? तो वो कहता है, पर मुझे शुगर डैडी नहीं चाहिए यार, वो वो कुछ, अगर उसने मुझे मार के हलाल कर दिया और मेरी किडनी बेच दी तो जंग चिंग कहता, कौन सा तेरी किडनी बेच के वो आईफोन लेगा, वो मिलेनियर है वे। कहता, हाँ हाँ, तो इसका क्या मतलब, हो सकता है कि वो मुझे बेच दे गैमलिंग के यहाँ, तो ये कुछ भी कर दे, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी, और उसने मुझे ही क्यों चुना होगा? मतलब कि इतने सारे चाइना में लड़के और लड़कियां मर गए हैं, वो जो मेरे पीछे आ रहा है। तो वो कहता है, हो सकता है कि तुझे पसंद आ गया हो। कहता है, पसंद वसंद गया तेल लेने। उसने कहा कि उसे मेरी वॉइस अच्छी लगती है। मतलब वॉइस अच्छी लगती है तो क्या मैं सरदार पाल लूँ यार? तो कहता है, हाँ तो पालने में क्या बुराई है, घर पे तेरी जगह होता तो मैं कर लेता। हाँ वैसे तुझे नहीं करना, मत कर, मैं जा रहा आंट को बताने। ये कहता है, खबरदार खबरदार, जो तूने मॉम को बताया, मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि मैं काम पे जाऊँ। हाँ मैं क्या करूँ? कहता है, कोई ना, तू जा, ठीक है ना? इतना बोल करके विंग को जैसे तैसे करके मना करके जियांग चेंग उसे काम पर भेज देता है। वो काम पर आ भी जाता है। आने के बाद वो मतलब क्या, उसे वापस से प्रैंक वगैरह करना था, और वो अनमने मन से कर रहा होता है। तो वो जो प्रोड्यूसर था ना, डायरेक्टर था ना, वो आते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, आज तुम अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हो? विंग कहता है, सर क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ? वो डायरेक्टर उसे ऐसे कन्हई आंख से देखते हुए कहता, आज तुम्हारा दूसरा दिन है। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर। फिर वो बेचारा ना चाहते हुए भी अपने मूड को फ्रेश करता है एंड देन काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे तैसे करके 2.5 घंटा उसका बीत गया था, और वो बाहर आकर के टेरिस्ट एरिया पे सांसें ले रहा होता है। तभी उसकी कॉल पे फ़ोन आता है, उसकी माँ का था, और कहता है, बाबा घर आओ अभी के अभी। विंग कहता, क्या हो गया मॉम? तो उसकी मॉम कहती, मैंने कहा ना घर आओ। बेचारा विंग वैसे ही फटी पड़ी थी, और वो कहता है, हो गया बेरा गर्क मेरा। इतना बोल करके वो भागता दौड़ता हाँफता फिरता वो घर आता है, तो देखता है कि इसके घर के सामने ना ये बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी। विंग तो डरते डरते अंदर आता है। आने के बाद जिसका उसका डर था वही था, उसके घर के अंदर में लैन वांगजी, लैन सिचेन, लैन किरेन और मिंग्याओ सभी बैठे हुए थे।
वांग जी आता है और अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम कहती है सबको ग्रीट करो। वांग जी आराम से बैठ के कॉफी पी रहा था, मानो जैसे कि उसने विंग को देखा ही नहीं, पूरा अवॉइड मार रहा था वो। विंग सबको ग्रीट करता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है यहाँ आके बैठो। विंग को ऐसा लग रहा था कि ना लड़के वाले ना देखने आए हैं और उसके हाथ में चाय का ट्रे पकड़ाओ एंड देन उसके सामने प्रेजेंट करो। और विंग ने अपनी कपकपाती हाथ से लेके जाएगा, कहा चाय ले लीजिए, मैंने बनाया है। ऐसे वाले सिचुएशन में था। तो वो कहता मॉम मैं यहाँ क्यों बैठूं। उसकी मॉम कहती बैठ जाओ बाबा। उसके बाद विंग बैठ जाता है, कांप रहा होता है, अपने मुंह पे हाथ ले रहा था, कभी थाइस पर ले रहा था। तो सीचन कहते हैं रिलैक्स जेंटलमैन, हम यहाँ पे तुम्हारी शादी की बात करनी है। इतना सुनता सुनता है विंग तो चिल्लाते कहता क्या मेरी शादी आपको नहीं लगता कि आप लोग गलत घर में आ गए हैं, आप लोग को यहाँ से जाना चाहिए। लैन सीजन इससे पहले कुछ बोलते वांग जी अपना चाय वाला कॉफी नीचे रख चाय वाला कप नीचे रख देता और कहता है विंग रिलैक्स, गॉप बात कर रहे हैं तो पहले उनकी बात सुनो, बिहेव एंड रिस्पेक्ट। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। फिर वो बैठ जाता है। उसके बाद उसके अंकल कहते हैं फिर अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं तुम हमारे नेफ्यू को पसंद आ गए हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी और इसकी शादी करा दी जाए। और मैंने सुना कि तुम बेबी को कंसीव करते हो तो हमें हमारे खानदान का वारिस भी चाहिए। विंग पहले तो सुन लेता है, फिर कहता है हाँ हाँ तो आप अपने नेफ्यू की शादी एक लड़की से कराइए ना, लड़की कंसीव कर सकती है और शादी के बाद बच्चे भी दे सकते हैं, शादी के बाद अंडे भी दे सकती है। फिर कहता है आई एम सॉरी बच्चे दे सकती है। उसकी बात सुनकर तो सभी पहले कंफ्यूज थे, फिर सब जब समझ गए तो वो हंसने लगते सारे लोग। विंग जो कि क्या बोल रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी मॉम कहती बाबा क्या बोल रहे हो तुम। विंग कहता मॉम। फिर वो गुस्से से खड़ा हो जाता है, दांत पीसते हुए कहता आपको पता है ना कि मैं बेबी को बर्थ दूंगा तो लोग मुझे मॉन्स्टर बोलेंगे, क्या चाहते हैं कि आपके बाबा को लोग सब हेट करें। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतने बड़े लोगों से शादी करूंगा। बड़े लोग ना बॉडी ऑर्गन बेच देते हैं। और जंगचंग बोल रहा था कि वो लोग सारी चीज बेच देंगे या फिर गैमलिंग के लिए मुझे यूज करेंगे या फिर कुछ भी। आप क्या चाहते हैं कि आपका एक जो इकलौता बेटा है आप उसे खो दे। उसकी मॉम उसको मारते हुए शोल्डर पे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, तुझे किसने कहा कि बड़े लोग ऐसे होते हैं। हाँ ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और ये लोग ऐसे नहीं हैं। तो विंग कहता है मॉम बड़े लोग बड़े ही होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं किसी को नहीं पता। और उनके घर में अगर मैं गया मरवर गया तो आपको क्या लगेगा, आप क्या कर लेंगी। आप कुछ नहीं कर सकती, हम तो उनके लिए तिनके के बराबर भी नहीं है मॉम, मुझे नहीं करनी थी शादी। इतना बोलकर विंग चला जाता है। तो उसकी मॉम आवाज लगाते रह जाती है। वांग जी कहता है आंटी मैं बात करके आता हूँ, आप लोग अंकल से गग से बात कीजिए। तो मिंग्या कहता है वांग जी मैं बात करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो ठीक है ना। वांग जी कहता और इतना बोलकर वो वापस से बैठ गया था। फिर मिंग्या अंदर आता है और आने के साथ में विंग को समझाने की ट्राई करता है। फिर विंग ने ना तकिया और पिल्लो सब कुछ उठा के बाहर उस पे उसके दे मारा था। मिंग्या को लग भी गया था, जिस वजह से सी चैन और अंकल सब ना भाग के आए थे देखने के लिए। इसकी मॉम भी, और उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है विंग ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है मैंने कहा ना मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मतलब मुझे नहीं करनी। आप लोग को एक बार में समझ में क्यों नहीं आता, मुझे नहीं करनी शादी मॉम, मैं कितनी बार बोलूँ आपको मुझे नहीं करनी मतलब नहीं करनी, दैट्स इट। और इतना बोल करके वो वहां से सीधे पैर पटकता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जिसको गुस्से का पारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था वो कहता है गगा आप यहाँ गोगो को लेके यहाँ से जाइए और अंकल आप भी शादी की तैयारी कीजिए, शादी कल ही होगी। उसकी मॉम कहती है हाँ। वांग जी घूर कर देखकर कहती है आंट डोंट वरी मैं उसे मना लूंगा ठीक है ना। इतना बोल करके वो वॉशरूम की तरफ चल देता है। उसके अंकल उसकी मॉम को लाते हुए कहते हैं डोंट वरी अगर उसने कहा है तो वो कर लेगा, आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा हमारे घर आ रहा है। उसकी मॉम डरते हुए कहती है क्या सच में आप लोग मेरे बेटे को नहीं मारेंगे ना। सीजन जो कि याओ को लेके जा रहा होता है तो याओ कहता है रुको मैं समझाता हूँ। फिर वो वापस आता है और सीजन अभी भी याओ को पकड़े हुए थे। याओ कहता है आंटी हाँ ऐसे होते हैं बड़े लोग लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम आपके बेटे की पूरी ख्याल रखेंगे। जब उसे रियलाइज होगा और जब वो हैप्पी रहेगा तो आप भी हैप्पी रहेंगे और आप भी हमारे साथ चलिए। इतना बोल करके उसकी मॉम विंग की मॉम को मतलब याओ उसकी मॉम को लेकर के वहां से जाने के लिए कहते तो उसकी मॉम कहती है हाँ आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ आके रहूंगी। तो अंकल किरान कहते हैं वैसे भी आप लोग इस किराए के घर में रहते हैं
तो आपको नहीं लगता कि ये घर छोड़ देना चाहिए? और जब वो आपको वहाँ देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इतना बोलकर उसे कहता चलिए और यहाँ का सारा सामान आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे हम आपके रूम में शिफ्ट करवा देंगे, सब चीज़ें मैंसन में ही अरेंज हो जाएंगी, ठीक है ना? इतना बोल करके सभी लोग कार में बैठ गए हुए थे, सिर्फ वांग जी को छोड़ करके। वांग जी वॉशरूम डोर ओपन करके आता है तो देखता है कि विंग ना वॉश बेसिन से टिक के हाँ भरा होता है, और फिर वो सीधे वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, ओए अंकल, मैंने कहा ना मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। आपकी भेजे में एक बात नहीं जाती है क्या कि मैंने प्रैंक कॉल किया था? और इतना बोलकर जैसे उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, वांग जी सीधे उसे लेकर वॉश बेसिन पे टिका देता है और उसके हाथों को ऊपर से ही हाथ में लेके ग्रैब कर लेता है, जिससे विंग पूरा शॉक, और उसको एक पंच लगाने वाला होता है। वांग जी उसके हैंड को पकड़ता है, देन बैक की तरफ मोड़ के उसके शोल्डर को भी ग्रैब किया हुआ था, क्योंकि वांग जी के आर्म्स थोड़े लंबे थे, वो कैप्चर किया हुआ था। एंड देन कहता है, तुम्हारे हाथ और मुंह बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, इसे चलाना होगा तुम्हें, वो भी मेरे सामने में, समझे ना? तुम कल मेरी होने वाले हो, माय डियर वाइफी, सॉरी टाटा। इतना बोल करके वो वांग जी को अपने शोल्डर, वांग जी विंग को अपने शोल्डर पर लेता है और बाहर आने लगता है। विंग उसके शोल्डर बैक पे मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, वीस्ट कहीं के, उतारो मुझे नीचे, मुझे तुम्हारा वेज वार्मर नहीं बनना, मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बननी, मुझे तुम्हारे लिए अंडे नहीं देने। वांग जी कहता है, व्हाट, अंडे? विंग कहता है, मतलब मुझे मुझे वो कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, उतारो नीचे, उतारो 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 उतारो। और फिर वांग जी उसे उतार देता है, उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है। विंग कहता है, डोंट मेरे करीब मत आना वरना। वांग जी कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे डैड तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा है, तो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ अपने घर अपने बच्चे के साथ। वांग जी कहता है, वो हटेली तुम्हारा हट गया है क्या? मतलब किसी मेंटल से हॉस्पिटल से भाग के आए हो क्या? वहाँ के वार्ड बॉय ने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा था? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्रैंक कॉल किया था मेरे माँ बाप, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? वांग जी वापस से कहता है, विंग चलो घर चलते हैं हम। विंग कहता है, हे भगवान, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है? तुम्हें क्या मैं आ ऊ ई ऊ आ ऊ करके बताऊं? और उसके सामने ही अकॉर्ड कर रहा था वांग जी। उसको ना बस ना हंसी आ रहा था ना गुस्सा आ रहा था, वो विंग की सारी सिली हरकतें को झेल रहा था। कहता है, विंग मैंने कहा ना घर चलो। विंग कहता, मैं नहीं जा रहा घर, मैंने कहा ना कि मैंने प्रैंक कॉल किया, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम क्यों मेरे पीछे नहा लोगे पड़े हो? वांग जी कहता है, हो गया तुम्हारा खेलना, चलो घर चल के खेलते हैं। इतना बोल करके वो विंग को गोद में उठा लेता है। विंग कहता, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता, ओके चलो घर चलते हैं। इतना बोल करके वांग जी बाहर आता है तो हुआन कार का गेट ओपन करता है और विंग को जबरदस्ती वांग जी कार में फेंकता है, खुद बैठ जाता है। हुआन पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर कार लेके मैंसन के लिए और निकल जाता है। वांग जी खींच तीर करके वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा करके ले जा रहा होता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है, फिर वहाँ का सराउंडेड देख करके वो शांत हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ गार्डन एरिया था और दोनों तरफ, एक तरफ पूरा रेड और वाइट रोज लगे हुए थे और एक तरफ ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और वाइट रोज लगे हुए थे, जिसे देखकर विंग बस देखता ही रह गया था। और वो कहता है, ये हम कहाँ गए हैं? तुमने किसका घर चुराया है? कहता है, शराब, जस्ट शराब। फिर वो अंदर लेकर के आता है। वो पैलेस इतना खूबसूरत था जिसे देखकर विंग कहता है, ओह। वांग जी को अच्छा लग रहा था ये सुन करके। फिर वो उसे उतार देता है जहाँ पे उसकी मोम और अंकल याओ और शीजन सभी बैठे हुए थे। विंग कहता है, मॉम आप यहाँ पे? तो वो कहता, बेटा ये अच्छे लोग हैं। विंग कहता है, पर मुझे नहीं करनी ना मॉम, मैंने अभी जस्ट कैरियर स्टार्ट किया है, मैंने जॉब करना शुरू किया है, आपको क्या लगता है मैं आरजे की जॉब नहीं छोड़ सकता? और मैं अगर इस इंसान से शादी करूंगा तो ये मुझे जॉब नहीं करने देगा, पैसे का धौंस जमाएगा और कहेगा मेरे कार्ड लो और खर्च करो, जबकि मुझे सेल्फ डिफेंड बनना है। तो सीजन उठ के आते हैं और हंसते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हें जॉब नहीं करने देंगे? याओ, याओ एक डॉक्टर है और वो खुद काम करता है, तुम्हें पता है, और मैंने कभी भी उसे नहीं रोका है। ऊपर से तुम आरजे कह रहे हो ना, तो तुम काम कर सकते हो, क्या हमने कभी कहा कि तुम्हें काम नहीं करना है? विंग शॉक, वो अंकल को देख रहा, सीजन को देख रहा, वांग जी को देख रहा। वांग जी अपने हाथ में जो छल्ला पहना हुआ था, जो कि लैंस की निशानी थी, सभी ने पहना हुआ था वैसे, उस छल्ले को नचाते हुए कहता है, तो अब तुम रेडी हो ना? टाटा। विंग के पास शब्द ही नहीं था, वो क्या बोले, अब क्या बहाना बनाए। वो कहता है, फिर भी मुझे नहीं करनी ना, क्योंकि मैंने गलती से कॉल किया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और फिर वो बोलना शुरू करता है,
एक्चुअली मैं जब वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझे जो मेरे करंट बॉस थे उन्होंने कहा कि तुम्हें इंटरव्यू देना होगा, तो फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैंने वो नंबर याद कर लिया था लेकिन गलती से 6 की जगह पे 9 लग गया। आई मीन कि वो कॉल लालवांग जी को लग गया। फिर मैंने उसे कहा हेलो, मुझे ना तुम्हें एक सैड के साथ गुड न्यूज़ देनी है, और वो ऐसे ही बोला था। और फिर मैंने उसे बोला कि मैं ना तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ना मेरे घर वाले ना घर से बाहर निकाल रहे हैं, मेरे डैड ना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं क्या करूँ, ये तुम्हारा बच्चा है। और उसके बाद हेलो हेलो हेलो, और इतना बोलकर वो फ़ोन रख देता, पूरा एक्टिंग करके बता रहा था। सभी लोग ठहाके लगा के हंसने लगते हैं, एंड देन इवन वांगजी भी। विंग का तो पूरा मुंह ही बन गया था, और वो कहता है आप लोगों को हंसी आ रही है, और वो रोने लगा था। उसकी मॉम भी हंस रही थी, फिर उसके पास आते हुए कहते बाबा रोना बंद करो। विंग कहता मॉम मुझे नहीं करनी ना शादी, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारा स्टेटस देखो। मैं और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है तो तुम्हें मेरे स्टेटस से प्रॉब्लम है, पर कैसा हो कि तुम अपना काम करो और मैं अपना, और इन दोनों के बीच में हमारा स्टेटस ना हो विंग, बल्कि प्यार हो। और विंग सबके सामने कर रहा था। वो कहता क्या क्या मतलब, मैं तुम्हारे लिए मैं अंडे नहीं दे सकता। सभी लोग कहते हैं हाँ। विंग कहता आप मतलब कि मैं बच्चे। तो उसकी माँ कान खींचते हुए कहती ये अंडा बच्चा क्या लगा रखा है तूने, कहाँ सुना ये सब। विंग कहता मॉम। फिर वो कहता विंग तुम्हें पता है ना तुम बेबी को कंसीव कर सकते हो, ये बाय बर्थ तुम्हें मिला है, फिर तुम नाटक क्यों कर रहे हो। हाँ वैसे भी वो तुम्हें अभी थोड़ी अंडे देने बोल रहे हैं। फिर विंग कहता मॉम। कहता हाँ वही बच्चे देने थोड़ी बोल रहे हैं। उसके बाद कान छोड़ते हुए कहता चलो रिलैक्स करो, आज के लिए तुम्हारा बहुत हो गया, तुम थक गया हो। इतना बोलकर वांगजी विंग को सीधे अपने कंधे पे उठाता है और अपने बेडरूम में लाकर बेड पे पटक देता है, और फिर उसकी तरफ बढ़ रहा होता था। विंग तकिया बीच में लाते हुए कहता देखो मेरे साथ ना ऐसी वैसी हरकतें करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें किक करूंगा। वांगजी उसके दोनों हाथ लातों को पकड़कर खींचता और कहता है अच्छा कैसे करोगे, वैसे डोंट वरी, शादी से पहले मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा विंग, पर हाँ मेरे दिमाग में ना बहुत सारे वाइल्ड थॉट है तुम्हें लेकर के, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना बोल करके वो विंग के ऊपर झुक रहा था, लेकिन विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अपने तकिया से ना उस अपने मुंह को कवर कर रहा था, तो वांगजी सीधे उठ करके वॉशरूम चला जाता है, सारे कपड़े रिमूव कर देता है और नहा रहा होता फुल टू नेकेड। विंग वो धीरे धीरे करके उठता है, एंड देन वो मतलब उस पूरे कमरे को देख रहा था। कमरा जो कि गोल्डन कलर का था, बीच में वाइटेस का कलर कॉम्बिनेशन था, बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हुई थी, जहाँ पे वांगजी का पिक्चर लगा हुआ था, वो भी एकदम किंग वाले स्टाइल में। वो कमरा बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और मार्वलस लुक था। विंग पूरा एक्सप्लोर कर रहा था और खड़ा होकर घूम रहा था। तभी वॉशरूम का गेट ओपन होता है और वो विंग वांगजी को देखने के साथ ही भाई साहब ऑ का सीप बनाए हुए था और देखता कि वांगजी फुल तो नेकेड और बिना टॉवल वगैरह रैप किए सीधे मंडराते हुए अंदर आ रहा था। विंग कहता है ये कौन सा तरीका है इस तरह से आने का। वांगजी कहता है ये कमरा मेरा है, तुम मेरे हो, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते विंग, या फिर ऐसा है कि मुझे देखने के बाद सच में तुम्हें अंडे देने का मन कर रहा है। विंग के मुंह वांगजी के मुंह से इतना हस्की वॉइस सुन करके विंग का गला सूख रहा था, और वो उसकी नज़र ना वांगजी के बालों से जो टप टप पानी होते हुए इसके नेक से होते हुए बैली एरिया तक जाता और नीचे तरफ जो जा रहा था पूरा दिख रहा था, और कैसे वो नीचे से टप टप चू रहा था। वांगजी जब उसे देखता है कि उसकी पूरी निगाहें कहाँ गई हुई है, वो स्माइल करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विंग अभी भी खाली पुलाव पका रहा था, उसके पास बढ़ते हुए अपने ठंडे हाथों से उसकी दोनों फेस को ग्रैब करते हुए कहता है क्या अच्छा लगा, अगर चाहो तो तुम इसे टच कर सकते हो। विंग कहता नहीं मुझे नहीं छूना। वांगजी कहता मेरे चेस्ट इसे टच कर सकते हो। फिर वो विंग के हाथों को लेकर के अपने दोनों चेस्ट के ऊपर रख देता और कहता है इसे फील करो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसके हाथों को ना नीचे 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 ला रहा था, एंड देन अभी ना वो बस बैली एरिया तक ही लाया था। विंग अपने दोनों हाथों को झटकार कर छुड़ाते हुए कहता है ये कैसे गंदी हरकतें कर रहे हो। हाँ इतना बोल को जैसे पलटने को होता है, वांगजी उसे अपनी कीज में लेता और कहता है क्या तुम इसे फील नहीं कर सकते, जब से मैंने वो सुना है ना तुम्हारे मुंह से, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था विहीन। और वांगजी कन्फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूं, जान से मार डालो, क्योंकि मुझ तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था, इवन किसी को मेरा नंबर भी नहीं पता था। मेरे विश लिस्ट में ओनली फॉर मेरे अंकल, मेरे गगा और याओ गगा है, चौथा तुम्हारा नंबर आया। आई एम सो लकी ना
कि वो तुम निकले विंग। फिर जब मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया तो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, और मैं बस चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। हो सकता है कि मैं तुम्हें अभी डरा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन तुम्हें गलत लग रहा हो, पर यकीन मानो विंग, इन सब में बस एक ही चीज़ है। और इतना बोलकर विंग अपने दोनों हाथ से ना वांगजी अपने दोनों हाथ से ना विंग की बॉडी को आगे की तरफ से ग्रैब करके और ज़्यादा करीब कर लेता है। विंग का पूरा बॉडी वांगजी के पूरे बॉडी से चिपका हुआ था, ईयर जाने की भी गैपिंग्स नहीं थी। फिर विंग कहता है, और मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ हर हाल में, और मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पहली नज़र का प्यार मुझे हुआ है तुमसे विंग, वो भी पहली बार। इतना बोल करके उसके कान को बाइट कर लेता है। विंग तो उसकी वॉइस सुनकर ही क्रेजी हो रहा था। जैसे उसने वाइट किया, वो उसके मुंह से छोटा सा ही मॉर्निंग साउंड्स निकला था, जिसके बाद विंग उसकी पूरी बॉडी गूजबम से भरी हुई थी और वो अपने हाथों को ढीला छोड़ देता, इवन अपने बॉडी को भी। वांग जी फिर वापस से एक हाथ रिलीज करता है उसके बॉडी के ऊपर से, उसके थाइस के ऊपर, उसके टमी एरिया पे, हर जगह पे फिरा रहा होता है, और धीरे धीरे करके वो विंग के दोनों चेस्ट को हाथ पे ग्रैब करके उसे स्क्यूज कर रहा होता है, और विंग के शोल्डर पे छोटे छोटे पिक किस कर रहा होता है। विंग तो अब मानो पूरा आइसक्रीम के जैसे पिघल रहा था। फिर वांग जी उसे अपने सामने की तरफ मोड़ता है, फिर उसके दोनों अपने दोनों हैंड से उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, तो विल यू मैरी मी। विंग बस टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वांग जिसके फोरहेड पर किस करता है, नोज से नोज रब करके फोरहेड को इसके फोरहेड से टिकाते हुए कहता है, जल्दी नहीं है, कल रात भर का टाइम है विंग, सॉरी आज रात भर का टाइम है विंग, सोच लो अच्छे से। इतना बोल कर विंग को वो वैसे ही सन्नासन हालत में छोड़ करके वो क्लोजेट की ओर चला जाता है और कपड़ा चेंज करने लगता है क्लोजेट बंद करके। विंग जो कि अपने दोनों हाथों से अपने दोनों शुभ गालों को थपथपाते हुए कहता है, विंग ये क्या था, उसने तुम्हें छुआ, अपनी बातों से तुम्हें मिसमराइज किया, और तुम उसकी जादू भरी बातों में आ भी गए, और तुम्हें ये क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ है। और इतना बोल करके वो खुद से ही बरवाया जा रहा था और कह रहा था कि उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तुम मना क्यों नहीं कर पाया ब्रो, और खुद से ही सारी बातें कर रहा होता। तब तक वांग जी नाइट वेयर करके आ गया हुआ था और विंग के लिए एक सेट लेके आया था और कहता है, ये लो वॉशरूम में जाओ। विंग चुपचाप से इतना बोलकर जा रहा होता है, तो वांग जी कहता है, क्या मैं आऊं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। विंग कहता है, नहीं। इतना बोलकर वो भाग जाता है और वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी। विंग अच्छे से डोर को लॉक करता है एंड देन फ्रेश होता है। वो बार बार चेक कर रहा था कि कहीं ये डेविल आ तो नहीं रहा है ना, लेकिन वांग जी ने तो एवे ही कहा था। फिर विंग रेडी होकर के बाहर आता है, तो वांग जी बैठा हुआ था, काम कर रहा था। अभी ये स्पेक्स चढ़ा रखे थे वांग जी ने, और बड़े आराम से लैपटॉप पे काम कर रहा था। विंग मंडराते इसके सामने आकर प्रकट होता है और कहता है, मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, चलो। इतना बोल करके वो विंग को लेकर के नीचे आता है, जहाँ पे उसके सारे फैमिली मेंबर ऑलरेडी बैठे हुए थे, इवन उसकी मॉम भी। बटलर खाना लगा रहे थे, वो दोनों भी आके बैठ गए थे। तभी याओ कहता है, विंग क्या तुमने हाँ कह दिया। विंग कहता है, किस बारे में सर। तो याओ कहता, मुझे गगा बुला सकते हो याओ गगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने वांग जी को हाँ कहा शादी के लिए। विंग कहता है, नहीं मैंने नहीं कहा। तो याओ कहते, कोई बात नहीं, वैसे भी कल तुम्हारी शादी है, शादी के बाद कह देना। इतना बोलकर वो वापस से काम करने में लग जाता है। विंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, शादी के बाद मैं शादी के लिए हाँ करूँ, मतलब ये क्या था, नहीं मतलब ये क्या है। और वैसे कंफ्यूज हो रहा था। वांग जी, सीजन अंकल, उसकी मॉम सब कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज विंग को देख करके हंस रहे थे, और चुपचाप से सभी लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब विंग के प्लेट पे देखते जाओ, पहले वांग जी ने उठा के दिया, फिर सीचन ने भी उठा कर दिया, फिर याओ ने भी उठा कर दिया, फिर अंकल ने भी दिया, और लास्ट में उसकी मॉम ने भी दे दिया। विंग कहता है, ये सब क्या है। तो सारे लोग बोलते एक साथ, तुम्हें खाना चाहिए ना, शादी के बाद बहुत मेहनत लगेगी। विंग पूरा टोटली कंफ्यूज और वांग जी को देख रहा था, जो कि वांग जी पूरा सर नीचे झुका के खा रहा था। फिर कहता है, आप सब लोग आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। और वो खड़ा हो गया था। यह कहता है, हे बैठ जाओ प्लीज, आराम से बैठ जाओ, हम खाने के बाद बात करते हैं। विंग पूरा झल्ला चुका था और कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, पहले बताओ। जबरदस्ती मुझे पकड़ के लाए, मेरी मॉम को भी मैनिपुलेट किया, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो शादी करने के लिए। अगर आप लोग को बच्चा चाहिए तो किसी लड़की को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो बच्चा कंसीव करने के लिए, मुझे नहीं करना ना। इतना बोलकर वो ऊपर भाग जाता है। भांग जी जा रहा होता तो याओ कहता है,
वांग जी प्लीज बैठो, मैं उसे लेके आता हूँ। फिर वो आता है ऊपर, जहाँ विंग ना विंडो के पास जाके खड़ा हो गया था। याओ आते हुए कहता है, हे सुनो, तुम्हें ना पहले पूरी बात सुन लेना फिर रिएक्ट करना। फिर कहता है, मेरी और नैन्सी जन की शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा कंसीव कर सकता हूँ। हाँ ये बात अजीब है, लोग हमें मॉन्स्टर समझेंगे या वॉटेवर कुछ भी। जब उसे पता चला, क्योंकि सीजन को और वांगजी दोनों को बॉयज पसंद है ना कि गर्ल्स, अगर हमें बच्चा नहीं भी होता तो भी वो हमें शादी करते और खुश रखते। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बच्चा कंसीव कर सकता हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लेकिन एक दिन अचानक से जब मेरा 7वां मंथ चल रहा था तो मेरे पैर स्लिप कर गए और मैं गिर गया। बच्चा वो वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट मैं मैं कोमा में चला गया था और 1 साल बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरा बेबी नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा रोया, चीखा चिल्लाया और ये भी पता चला कि मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकता अब, क्योंकि बूम्स में प्रॉब्लम आ गया है। इसीलिए अंकल ने वांगजी को प्रेशर बनाना शुरू किया। हालांकि वांगजी किसी लड़की को टच भी नहीं कर सकता, पर जब तुमने उसे प्रैंक कॉल किया था तो पहले तो उसने तुम्हारे बारे में पूरा खोजा था। फिर उसने सीजन को बताया तो उसने कहा कि अगर वो कंसीव कर सकता है तो तुम्हें उसे शादी करनी चाहिए। इसीलिए वो शायद तुम्हें प्रेशर बना रहा हो, क्योंकि अगर घर में बाबा आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी भी। इतना बोलकर याओ रोने लगता है। अब विंग को पता चल रहा था कि ये सभी चीजें जो वो कर रहा था वो सिर्फ याओ के लिए कर रहा था। तो विंग कहता है, ओ तो मतलब आपके लिए मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, मतलब सो सेल्फिश ना। याओ रोने लगता है तो पीछे से वांगजी आते हुए कहता है, विंग ये क्या बदतमीजी है, हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? याओ कहता है, वांगजी बस करो, क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं ना, अगर किसी को भी बोलोगे तो कोई भी यही बोलेगा कि वो अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोच रहा है, मेरे बारे में नहीं। वो फिर कहता है, वी मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे को देख के ही खुश हो जाता, मुझे बहुत पसंद है बच्चे। और इतना बोलकर वो नीचे रोने के लिए आ जाता, मतलब रोते रोते आ रहा होता है। वांगजी जो कि अभी तक पोलाइट वे में विंग से बात कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता, विंग माफी मांगो। विंग कहता, मैं क्यों माफी मांगू? हाँ मतलब एक तो जबरदस्ती मुझे यहाँ से उठा के लाए, मैं बच्चा दे सकता हूँ इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो, और आप चाहते हैं कि मैं शादी करके बच्चे पैदा करूँ ताकि तुम उसे खुश कर सको? सीरियसली? वांगजी कहता है, विंग ऑफ गॉड सेक माफी मांगो गगा से। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? हम सब गगा से बहुत प्यार करते हैं और गगा ने खुद को सैक्रिफाइस किया इस फैमिली के लिए। तो कहता है, तो मैं क्या करूं? मैं भी करूं? मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना बोलकर विंग पलटता है तो वांगजी उसे अपनी ओर पलटाते हुए कहता है, मैंने कहा गगा से माफी मांगो। हाँ तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रहा हूँ बच्चे के लिए या वॉटेवर जो भी है, पर यकीन मानो कि तुम्हें नहीं लगता एक इंसान होने के नाते कि हमें किसी को खुश करना चाहिए? गगा गगा एक डॉक्टर है, पर उसके बावजूद भी वो अपनी बीवी को नहीं भुला पाए हैं। उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं गगा को खो दूं, और मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। विंग विंग कहता है, सो व्हाट मिस्टर नान वांगजी, इसके लिए मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं? हाँ सीरियसली? और इतना बोलकर उसके हाथ को छुरा देता है। वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर एक हाथ दीवार पर मारता है, वहां से निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग कॉल करता है सीचन को और सारी बातें बता देता है। सीचन कहता है, देखो कंडीशन तो क्रिटिकल है, एक तरह से सोचा जाओ तो तुम्हें लग सकता है कि वो लोग सेल्फिश है, पर एक ह्यूमन के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग होने के हिसाब से सोचो तो एक पेशेंट को उस पोजीशन से निकालने के लिए अगर उसे खुशी दे सके तो अच्छी बात है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता ब्रो कि तुम्हें ये करना चाहिए? वो क्या डिमांड कर रहे हैं, एक बच्चा ही ना, ऐसा थोड़ी बोल रहे कि तुम अपना बच्चा उसे दे दो या वाट एवर। वो अगर तुम्हारे बच्चे के साथ खुश है तो खुश होने दो ना। ये कहता है, पर मैं ही क्यों? जांगजिंग कहता है, जैसा कि उसने बोला कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है तो तुम ही होगे ना, और कौन होगा? टफर आई थिंक मेरे हिसाब से तुम्हें शादी करनी चाहिए। विंग बहुत देर सोचता है। उसे भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बहुत कुछ बोल दिया था। उसे लग रहा था कि कहीं उसे बच्चे बनाने वाली मशीन तो नहीं बनाया ना। बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही थी। जो हम सराउंडेड देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारे आसपास जो होता है वही हमें दिखता है ना, इसी वजह से। और विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इसलिए वो नीचे आता है तो देखता है कि मेंग्याओ ना
सीजन के साथ बात कर रहा था, जिसमें सीजन कह रहे थे कि अगर वो बच्चा देना नहीं चाहता है, कंसीव नहीं करना चाहता है, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बच्चा ले आऊंगा। ले आओ, तुम्हें क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अपने स्पर्म से सेरोगेसी द्वारा बच्चे पैदा कर सकता हूँ ना, फिर वो बच्चा हम तुम्हें दे देंगे, तुम पालना। तो कहता है नहीं, ऐसे तो हम कर लेंगे, वो हमारा भी बच्चा होगा, लेकिन अगर वांगजी की शादी हो जाती है और वो वांगजी का बच्चा होगा, हमारे घर का, हमारे खानदान का होगा ना, किसी और का तो नहीं रहेगा ना अंश। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वो हमारे घर का अंश हो और कुछ भी ना। मैं उतना ही मैं खुश रह लूंगा, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। फिर बाद में तुम मुझे बेबी ला देना ना, पर मैं चाहता हूँ कि। और फिर वो रोने लगता है। सीजन उसे गले लगा लेते हैं, तो विंग डोर पे नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यह अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, अरे विंग तुम आओ आओ। फिर कहता है, हाँ बैठो। तो विंग कहता है, आई एम सॉरी गगा। यह कहता है, सॉरी किस लिए? तो विंग कहता है, मैंने आपको इतना सब कुछ सुना दिया ना, उसके लिए प्लीज आई एम सॉरी गगा। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के बाद नेचर बदल जाते हैं, लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं ना। मैंने ये सब नहीं देखा है गगा। मुझे डर लगता है, क्या सच में ऐसा होता है कि लोग अपने फैमिली के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसीलिए। क्या कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातें। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा बच्चा कहीं मैं ना ले लूँ, यही ना? पर नहीं वीन, मुझे बस अपने खानदान के लिए बच्चा चाहिए, अपने लिए चाहिए, सीजन के लिए चाहिए, अंकल के लिए चाहिए, तुम्हारे लिए और वांगजी के लिए चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, बस हमारा अपना खून नहीं है वीन, बस वही चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं बच्चे खुद भी ले सकता हूँ ना, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे खानदान में हमारा पहला वारिस हमारा हो। प्लीज वी, मान जाओ ना। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। सीजन कहते, कोई बात नहीं, आ तो तुम जाके सो जाओ, ठीक है ना? तो कहता, वांगजी कहाँ है? कहता, वो स्टडी में है। विंग वहां से उठ करके स्टडी में आता है, तो देखता है कि वांगजी काम कर रहा है। विंग चलते हुए आता है और नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वांगजी जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो फिर भी कहता है, कम इन। विंग आता है और उसके टेबल के सामने खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को मसल रहा था और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली में मैं डर गया था, मुझे लगा कि तुम कहीं मुझे बच्चे बनाने वाली मशीन ना समझो और इस चारखाने में मुझे कैद ना कर दो। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने सपने जीना चाहता हूँ। और साथ में वांगजी जो काम कर रहा था वो कहता है, विंग अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो यहाँ से, मैं तुम्हें अब कोई भी फोर्स नहीं करने वाला। और इतना बोलकर वो वापस से काम करने लगता है। विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कहा कि मुझे लगा कि तुम शायद मेरे बच्चे को गगा को दे दोगे। वांगजी कहता है, हाँ सर, मैं दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दिख भी नहीं देख सकता। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सेल्फिश टाइप हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, इवन तुम्हारे लिए भी। विंग कहता है, मुझे थोड़ा सा संभलने का टाइम दे सकते हो क्या? वांगजी कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जा सकते हो। इतना बोलकर वो वापस से काम करने लगता है। विंग को तो रोना आ रहा था लिटरली। वो चुपचाप से आके बेडरूम में सो जाता है। अगले दिन सुबह पूरे घर में काम चल रहा था, शादी का सब कुछ हो रहा था। विंग जब सो के उठाता तो उसकी मॉम, अंकल सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। विंग आते हुए कहता है, यहाँ शादी की तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि रात को तो बात किया था, तो वांगजी ने बोला था ना कि शादी नहीं करना है। तो उसके अंकल कहते हैं, क्यों आज तुम दोनों की शादी नहीं है? जाओ जाओ, रेडी हो जाओ। इतना बोलकर वो लोग वापस से काम में लग गए थे। विंग कहता है, लालवांग जी कहाँ है? तो उसके अंकल कहते, वो ऑफिस गया था, आता ही होगा। और इतना बोलना हुआ ही था तो कि बाहर से गाड़ी की हॉर्न की सुनाई देती है, तो कहता, उल्लू आ गया। विंग खड़ा था, वांग जी अंदर आ रहा था, तो वो ऊपर की तरफ अपने कमरे में जा रहा था। तो वो उसके पीछे पीछे कमरे में आता और कहता है, क्या तुमने बताया नहीं फैमिली वालों को कि हम शादी नहीं कर रहे हैं? वांग जी गुस्से के मारे बैग पटकते हुए कहता, किसने कहा तुमसे हम शादी नहीं कर रहे हैं विंग? क्या कहा था मैंने? हाँ करो ना करो, तुम्हें मेरा बनना है, मतलब मेरा बनना है। बच्चे के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमें कब पैदा करना है और कब क्या करना है ना? विंग कहता है, बट वांग जी कहता है, नो बट विंग, चुपचाप से रेडी हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा तुम क्रिएट करो, खासकर किसी और बात को लेकर के। इतना बोल करके वांग जी
फिर वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। विंग जो कि वहाँ बैठा हुआ था, तो 2 सर्वेंट्स आते हैं और वांग जी और विंग के लिए कपड़ा रख के चले जाते हैं। वांग जी वापस से आता है और अपना वाला ड्रेस लेके अंदर चला जाता है। विंग उस ड्रेस को देखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी पूरा रेडी होके आ गया हुआ था, कपड़ा पहन के रेडी होना था उसे। वो कहता है जाओ चेंज करके आओ। विंग कहता है बट हमें बता देना चाहिए ना कि हम शादी। वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम मेरे हो, मतलब सिर्फ मेरे हो, मेरे गुस्से के लेवल को मत बढ़ाओ विंग। इतना बोल करके वांग जी रेडी होने चला जाता है। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी ड्रेस को उठाता है देन रेडी होने चला जाता है। रेडी होकर वो बाहर आता है। वांग जी उसे आराम से टेबल पे लाके बैठाता है, उसके पूरे बालों को सेट करता है, उसे तैयार करता है, रेडी करता है अच्छे से। उसके ऊपर वो ब्रॉच पहनाता है जो उसने लिया हुआ था। दोनों एकदम वेडेड कपल लग रहे थे। दोनों ने सेम ड्रेस व्हाइट कलर का पहना हुआ था, दोनों ने सेम ब्रॉच लगाया हुआ था, सेम टाइज थे, सेम शूज थे, सेम हेयर स्टाइल बनाया था और सेम मेकअप अप्लाई किया था। विंग विंग लग रहा था, वांग जी लग रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों उठ जाते हैं। फिर वांग जी विंग के हाथों को अपने हाथ में टाइटली होल्ड करता है, देन नीचे लेके आ जाता है। प्रीस्ट के सामने वो दोनों खड़े थे, सभी फैमिली मेंबर भी खड़े थे, कुछ लोग थे कलीग्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बस उतना ही था। शादी पूरे प्राइवेसी के साथ की जा रही थी। वांग जी और विंग प्रीस्ट के सामने में, एल्डर सिस्टर के सामने में और एक दूसरे के सामने में वो करते हैं एंड देन फाइनली किस करके ये शादी लॉक कर दी जाती है। उसके बाद अब वो एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के आता है, फिर अंकल के सामने, उसकी मॉम के सामने, उसके गुगा के सामने सबको ग्रीट करता है। सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। फिर पार्टी शुरू होती है। डांस हो रहा था और वांग जी विंग के साथ डांस कर रहा था। विंग को लग रहा था जैसे इसकी शादी इस तरह की कैसे हो सकती है, क्योंकि वो हैप्पी नहीं था और वांग जी का चेहरा पूरा कोल्ड हुआ पड़ा था, मतलब हैप्पीनेस कहीं थी ही नहीं। विंग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। फाइनली उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो अभी कुछ पूछने की हालत में नहीं था। पार्टी खत्म हो जाती है और उन दोनों को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। जब वो दोनों आए थे तो कमरा सजा हुआ नहीं था और अभी पूरा बेडरूम सजा हुआ था। छोटे छोटे कैंडल्स जल रहे थे, बेडों पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, फ्रेग्रेंस स्प्रे किया हुआ था और कमरे में डिम लाइट जल रही थी। वांग जी और विंग दोनों उस कमरे को देख रहे होते हैं। वांग जी जाता है, सभी फूलों को कलेक्ट करके सबको उठा के डस्टबिन में डाल देता है और कपड़ा चेंज करने के लिए चला गया हुआ था। विंग को लग रहा था कि सच में उसकी शादी हुई है, मतलब आज शादी हुई तो वेडिंग नाइट होनी चाहिए ना, पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं बन रहा था। वांग जी ड्रेस चेंज करके आ गया था, कहता है विंग सो जाओ, वैसे भी मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, तो कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोल करके और वो विंग ना को ना एकदम ठंडा एक्सप्रेशन दे रहा होता है। तो अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या करेगा वांग जी विंग के साथ में, और मैं रिकॉर्ड करने बैठी होंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है तो इसका मैं अलग से एक पार्ट बना करके टेलीग्राम पे डालूंगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना एंड देन वहाँ सुनना पूरे डिटेल के साथ में, पर मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं डालूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।